100 दिन होने को आ रहे हैं लॉकडाउन, और इन 100 दिनों में देश ने बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ झेला। प्रदेश की सियासत में भी बहुत कुछ देखने को मिला। कांग्रेस इन 100 दिनों को काले दिन की तरह मना रही है, पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है प्रदेश में, और वहीं सरकार अपनी उपलब्धियों का बखान कर रही है। इस तरह से कोरोना संक्रमण में सरकार ने, मध्य प्रदेश सरकार ने काम किया, कैसे इस संकट से उबारने की कोशिश की, किस तरह से इस पर नियंत्रण किया, और मजदूरों, गरीबों, उनको भोजन पहुंचाना हो या रोजगार, तो किस तरह से उन्होंने इसे बेहतर ढंग से किया, ये जानकारी प्रदेश सरकार ने दी। और वहीं प्रधानमंत्री ने भी देश को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना से संघर्ष करने के लिए जिस तरह से सहयोग किया और हमने जिस तरह से उस पर काबू पाया वो अविस्मरणीय है। इन सब के बीच सियासत जारी है, आरोप प्रत्यारोप जारी हैं। चीन चर्चा में है, चीन के कई ऐप अब देश में प्रतिबंधित होंगे, सरकार ने इसका ऐलान कर दिया है। प्रदेश सरकार ने भी इसका ऐलान कर दिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बाकायदा ट्वीट करके इसकी जानकारी दी है। और वहीं कांग्रेस का एक बार अगर हम फिर जिक्र करें तो उसने प्रदर्शन किया है, सरकार को हर मोर्चे पर नाकाम बता रही है कांग्रेस। तो चलिए, यही हमारा आज का विशेष 100 डेज। तो इस विषय पर हम चर्चा करें उससे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। देश में कोरोना संकट में लॉकडाउन के 100 दिन। इन 100 दिनों में कितना बदला देश? मध्य प्रदेश में बदल गई सरकार। शिवराज सरकार के 100 दिन पूरे। नाथ सरकार के सत्ता से बेदखली के 100 दिन। कितना बदला देश और कितना बदला मध्य प्रदेश? कोरोना वैश्विक महामारी के खिलाफ लड़ते लड़ते अब हम अनलॉक 2 में प्रवेश कर रहे हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। कोरोना काल में छठी बार पीएम मोदी ने देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा, कोरोना से लड़ते लड़ते अनलॉक 2 में आ रहे हैं। अनलॉक 1 में लापरवाही पर भी पीएम ने कड़ा संदेश दिया। मतलब साफ है, लोग घरों में रहें, जरूरत हो तो ही निकलें और अपना ध्यान रखें। ये तो है पीएम मोदी का देश को संदेश। पर इन 100 दिनों में मध्य प्रदेश की सियासत भी चरम पर पहुंच गई है। मध्य प्रदेश में ठीक 100 दिन पहले एक नाटकीय तरीके से कांग्रेस की कमलनाथ सरकार गिरी और फिर सत्ता में लौटी बीजेपी की शिवराज सरकार। सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी के हुए और सिंधिया के साथ नाथ सरकार के 22 विधायक भी कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आ गए। अब प्रदेश के उपचुनाव के पहले सियासी पारा चढ़ गया है। भाजपा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस ने इसे काला दिन बताते हुए प्रदर्शन किया। भोपाल समेत प्रदेश भर में काले कपड़े पहनकर प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा ने षड्यंत्र कर चुनी गई सरकार को गिराया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। तो बीजेपी ने कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए दलाली की सरकार बताया। तो जिस तरह मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, किसी को राजस्थान का ठेका दे दो, किसी को महाराष्ट्र का, किसी को छत्तीसगढ़ का ठेका दे दो, काहे को वोटिंग कराते हो? साथियों, बात ये है कि एक अच्छी चलती हुई सरकार को इसलिए गिराया गया
इस सरकार ने किसानों का कर्जा माफ किया, कमलनाथ की सरकार में, कांग्रेस की सरकार। पिछले 3 महीने से न अतिथि विद्वान का कुछ हुआ है, न अतिथि शिक्षक का कुछ हुआ है, और 2 लाख रुपए तक का ऋण माफी योजना कांग्रेस पार्टी की थी, उसी का मैंडेट मिला, उसी की सरकार बनी। एक सरकार पीछे के रास्ते से आई, उसने योजना बंद कर दी। प्रदेश के उपचुनाव के पहले सियासी पारा चढ़ गया है। ऐसे में बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे को घेरने में लगे हुए हैं। प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाला उपचुनाव काफी अहम है। ऐसे में कोई भी दल इसे अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता। चुनाव इसलिए भी अहम है कि कांग्रेस इस चुनाव को लेकर फिर एक बार सत्ता वापसी का सपना देख रही है और बीजेपी के लिए ये सत्ता में बने रहने का चुनाव है। ये 24 सीटें ही प्रदेश में सत्ता का फैसला करेंगी। देश हो चाहे प्रदेश, ये 100 दिन बहुत महत्वपूर्ण रहे। जनता ने क्या देखा, क्या सुना और क्या किया, यही तय करेगा कोरोना महामारी में देश और राजनीति में मध्य प्रदेश का भविष्य क्या होगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। तो चलिए इस विषय पर हम परिचय कराते हैं अपने मेहमानों से और फिर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार राजेश सिरोठिया, साथ ही ब्रज गोपाल लोया हैं जो भारतीय जनता पार्टी से हैं और पूर्व विधायक हैं कांग्रेस से सुखेंद्र सिंह बन्ना। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सुखेंद्र सिंह, आप आंदोलन कर रहे हैं पूरे मध्य प्रदेश में, वैसे देश भर में भी आप सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। हाँ। क्या मुद्दे हैं आपके जिसको लेकर आप आंदोलित हैं? आपको मेरी आवाज आ रही है? सुखेंद्र सिंह बन्ना, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, लगता है कि इन्हीं तकनीकी खामी के कारण उन्हें आवाज़ नहीं जा रही है हमारी, कुछ नेटवर्क की समस्या है जहां वो है। ब्रज गोपाल, आज प्रधानमंत्री का संबोधन भी हुआ और इसके अलावा कांग्रेस आंदोलित है, मंत्रिमंडल आप बना नहीं पा रहे हैं, अटकलें हैं। उम्मीद है कि बुधवार को मंत्रिमंडल शपथ लेगा, लेकिन लगातार इस हफ्ते हो जाएगा, हफ्ता बीत गया, अब ये हफ्ता भी है और असमंजस का भाव है। क्या है, क्या ये 100 दिन किस तरह से देखते हैं आप? जी रिजवान जी, हम ये 100 दिन इस तरह से देखते हैं कि मध्य प्रदेश में इन 100 दिनों ने मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनाया है। दुर्भाग्य ये था मध्य प्रदेश का कि पहले 15-16 महीनों तक एक निकम्मी और नकारा सरकार, जिनके पास ना तो मध्य प्रदेश के विकास के लिए कोई विजन था और ना ही मध्य प्रदेश के गांव, गरीब, मजदूर और किसान के लिए कोई दृष्टिकोण था, ऐसी सरकार मध्य प्रदेश में राज कर रही थी। ये वो 100 दिन है जो मध्य प्रदेश के गांव, गरीब और मजदूर के हित में काम करने वाली सरकार उन्हें मिली। और आप हम सबको मालूम है ये 100 दिन वो भी है लॉकडाउन के 100 दिन, लॉकडाउन के 100 दिन होने के बावजूद जब रेवेन्यू बहुत कम आया, इसके बावजूद भी आज मध्य प्रदेश की सरकार है जिसने बिना हीला हवाली किए कभी हमने पैसे का रोना नहीं रोया और गरीब, मजदूर, किसान और जो छोटा व्यापारी है उसके सहयोग के लिए सतत खड़े रहे। इस परिस्थिति में देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन जिन सरकारों ने किया है उनमें से एक सरकार हम है कि कोरोना से लड़ने में हमने देश में सबसे बेहतर प्रबंधन किया। हम 100 दिन में ये देश में बता पाए कि मजदूरों का प्रबंधन किस तरह से किया जा सकता है। हमने केवल मध्य प्रदेश के ही नहीं, मध्य प्रदेश के रास्ते होकर जा रहे देश के किसी भी राज्य के मजदूरों के हितों की चिंता की, उनकी हर चीज की चिंता की और उस चिंता के सहारे
हमें एक सेवा का अवसर मिला और हमने इस जो संकट आया था उसको अवसर में बदलने का काम भी किया। 15 अप्रैल से शुरू हुआ जो उपार्जन का काम था गेहूं का, मध्य प्रदेश ने इस वर्ष नया कीर्तिमान बनाया और 1,29,00,000 टन गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश के किसानों से किया गया और हम अब पंजाब को भी पीछे छोड़कर मध्य प्रदेश एक नंबर पर ये काम। हमने सरसों की खरीदी करी, हमने चने की खरीदी करी और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व की सरकार ने वो बेहतर काम करके दिखाया कि जिससे गांव, गरीब, मजदूर और किसान वो ये अनुभव कर रहा है कि उनको चिंता करने वाली सरकार मध्य प्रदेश में है, उनकी उपेक्षा करने वाले लोग मध्य प्रदेश की सरकार से बाहर जा चुके हैं। तो आवाज आ रही है मेरी? हाँ, मुझे सुन पा रहे हैं? सुखेन सिंह बन्ना, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सुखेन सिंह, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी, बताइए क्या कहेंगे आप? हाँ बोलें, बताइए क्या कहेंगे? 100 दिन पर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, ऐसी क्या चीजें हैं जिस पर आप सवाल खड़े कर सकते हैं? अब हमने उनकी बात तो नहीं सुन पाया, पर 100 दिन कैसे बीते ये कोई बात छुपी नहीं हुई है। 100 दिन में जो है तो स्थिति इतनी खराब हुई हर परिस्थितियों में कि जहां तक कोरोना जब से हुआ तब से इनकी सरकार आई और कोरोना और इतने बुरी तरीके से परेशान हुए। सुखेन सिंह, एक बार सुन लीजिए, बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं आपको। उन्होंने कहा फसल बेहतर ढंग से खरीदी गई, इलाज बेहतर किया, श्रमिकों को उनके घर पहुंचाया गया और जो प्रदेश से गुजरने वाले श्रमिक थे उन्हें भी बेहतर ढंग से उन्हें दूसरे प्रदेशों में भी पहुंचाया गया। और यहाँ तो अव्यवस्था थी, आपने जो वादे किए थे कृषकों के लिए, बाकी रोज़गार के लिए, बेरोज़गारी के लिए, जितने भी तरह के वादे किए थे आपने पूरे नहीं किए, लेकिन इन 100 दिनों में सरकार ने बहुत बेहतर काम किया है। कर दिया, ज्यादा मजबूरी में लोगों ने व्यापारियों को अपनी फसल दी, इसलिए जो है तो खरीदी केंद्रों में लोग जाए नहीं। फिर भी मालवा के क्षेत्रों में और जगह किसान कितने आंदोलन किए, ये कोई बात नहीं है। रही बात तो स्वास्थ्य सुविधा, आज भी बुरी तरीके से चौपट है। बड़े बड़े रिसर्च सेंटरों में डॉक्टर आज भी देखने के लिए तैयार नहीं है मरीज, और मरीज ज्यादातर लौट के आ रहे हैं और घरों में दम तोड़े दे रहे हैं कोरोना के अलावा भी। अब कोरोना की कितनी भयावह स्थिति है ये कोई बात छुपी नहीं। और रही बात जो किसानी की बात आपने कहा, जो सब्जियों की स्थिति इतनी खराब थी, कुशवाहा समाज के लोगों ने देखभाल नहीं हुई, ना उनका कोई रेट दिया गया, तो पूरी तरह से 100 दिन एक काला दिवस के रूप में, आज काला दिवस के रूप में हमारी पार्टी ने उसको मनाया भी। और 100 दिनों में छोटे छोटे व्यापारी 100 दिन में कोई दुकानें नहीं चला पाए, ना उनकी दुकानें खुल पाई और न ही उनको कई तरह से घाटे उठाने पड़े हैं, ये मैं बताना चाहता हूं। और वो क्या बोल रहे हैं मेरे तो समझ में नहीं आ रहा। मैं आपके बाद एक बार फिर आऊंगा, वो अगली बार क्या बोलेंगे उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। राजेश सिरोटिया, कैसे देखते हैं इन 100 दिनों को देश के लिहाज से भी और प्रदेश के लिहाज से भी? राजेश सिरोटिया, कैसे देख रहे हैं आप इन 100 दिनों को देश के लिहाज से भी और प्रदेश के लिहाज से भी? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये कि कोरोना का जो काल को काला कोरोना के कारण पूरा काला दिन थोड़ी था, पूरा काले 100 दिन थे, क्योंकि हमने कोरोना के कहर को झेला है पूरे प्रदेश ने, देश ने, दुनिया ने। और उसको किस तरह से हमारी पूरी दुनिया बदल गई है सारे लोगों की। हम आप बैठ के स्काइप पर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो अब इस समय 100 दिन की उपलब्धि के नाम पर अगर आप कुछ कहो तो कोरोना के इर्द गिर्द सारी चीजें चिंती और ज्यादा गेहूं का आपने कलेक्शन किया है, संग्रहण के अधिकार करना, तो ये 2 चीजें हैं। बाकी तो आपको देखा कि जिस तरह से कमलनाथ की सरकार चल रही थी पार्ट 1, उसका जो पार्ट 2 ये लग रहा है, उस समय थोड़ा सा क्योंकि मंत्रिमंडल था तो मंत्री लोग हावी थे सत्ता के उस पर, अधिकारियों पर। अभी मंत्री नहीं है तो अधिकारी निरंकुशता के साथ काम कर रहे हैं। यही कुल मिलाकर उपलब्धि यही। और मुझे उसमें खास
ऐसा दिखता नहीं है, क्योंकि अभी तक शिवराज सिंह चौहान आ गए हैं, शिवराज रिटर्न हो गया है, ये एहसास मध्य प्रदेश की जनता को भी हो नहीं पा रहा है। और कोरोना काल में एक सबसे बड़ी चीज है कि सबकी लिमिटेशंस भी है, कोई ऐसा नहीं कि किसी को अपन 100 दिन में दोष देने लगे, लेकिन हाँ अभी और बहुत बेहतर किया जा सकता था, लेकिन जो भी किया गया है तो कोई बहुत बुरा नहीं है। और सबसे बड़ी चीज है कि सारा अभी 100 दिन से तो हम एक राजनीतिक और प्रजातांत्रिक उसको तो नहीं दिख रहे हैं, सिर्फ ब्यूरोक्रेटिक जो है कलेक्टर काल जो है, कोरोना काल और कलेक्टर काल, यही काल जनजीवी का है। ये कोरोना काल है, अफसरशाही बहुत बढ़ गई है। इस सब के बीच चर्चा मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल विस्तार न होने की है। आज लोग बहुत उम्मीद कर रहे थे कि प्रधानमंत्री चाइना में जो भी तनाव है उसको लेकर, देश के अन्य तरह की चीज़ों को, आने वाले दिनों का जो रोड मैप है वो क्या है, इस सब तरह की चीज़ों पर बातचीत होगी। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जैसी चर्चा थी कि बीते दिन मीडिया के साथ संवाद करेंगे और बताएंगे किस किस तरह से वहाँ क्या बातें हुई, लेकिन फिर उन्होंने मीडिया से संवाद नहीं किया। आज भी आए तो उन्होंने एक संदेश दिया, लेकिन मीडिया से कोई संवाद नहीं हुआ। मंत्रिमंडल को लेकर अटकलें जारी हैं और प्रधानमंत्री का भी जो बयान था उसमें भी वही पुरानी चीज़ें थीं। कैसे देखते हैं आप इन दोनों चीज़ों को? देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि ये सारी चीजें जो है कि मंत्रिमंडल तो आज ही कल गठित हो ही जाएगा। अभी तो राज्यपाल आएंगे, राज्यपाल का पहले शपथ लेना पड़ेगी, लेकिन जो भी चीज चल रही, संवादहीनता जो है यहाँ होती है, और ये संवादहीनता का सिलसिला कमलनाथ की सरकार आने से ही शुरू हो गया था, जो अभी भी चल रहा है। कोई बहुत अच्छा संवाद जो है नहीं है लोगों के बीच में। और ये कोरोना की आफत ने शायद शिवराज के समय बेहतर हो सकता था, लेकिन कोरोना काल में सब लोगों ने संवाद उसमें भी बंद करके रखा है और एक तरफा चीजें चल रही हैं। और एक तरफा चीजें नहीं होना चाहिए, डायलॉग होना चाहिए। मोनोलॉग हमेशा खराब होता है। अगर प्रधानमंत्री जी बात करें लोगों से तो भी अच्छा है, वो मोनोलॉग करते हैं, अपनी बात तो कहते हैं लेकिन दूसरे की समय बात को भी सुनने की उनको वो होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ठीक है, अभी जब तक ये कोरोना का क्राइसिस है हम किसी ज्यादा राजनीतिक सत्ता को दोष नहीं दे सकते। खासतौर से अभी चाइना वाला जो जिस तरह से चल रहा है चीजें, वो भी एक बहुत ही एक ऐसे मोड़ पर देश खड़ा हुआ है। तो हमें सबको एक यूनाइटेडली और इस तरह की राजनीतिक प्रतिद्वंदता और सब कुछ भूलकर अभी देखना चाहिए कि हम देश और प्रदेश के हित में क्या कर सकते हैं। बिल्कुल, इस समय हमें ये देखना चाहिए कि हम देश और प्रदेश के हित में क्या कर सकते हैं। ब्रज गोपाल लोहिया, जिस तरह से प्रधानमंत्री की से आज बहुत उम्मीदें की थी कि वो आगे का रोड मैप बताएंगे, ख़ास तौर से चाइना पर कहीं ना कहीं कुछ बातचीत होगी और एक संदेश होगा, एक कड़ा संदेश होगा, ऐसी चीज़ों की अपेक्षा थी, चर्चा थी और मीडिया में भी इसको बड़ा हाइप दिया गया था। लेकिन ठीक है, वो उन्होंने क्या कहा, कैसे कहा, क्यों कहा, वो तो आप बताएं। साथ ही मध्य प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में कांग्रेस लगातार आंदोलन कर रही है, जगह जगह उसने प्रदर्शन किया है, काला दिवस के तौर पर उसने मनाया है और सुखेंद्र सिंह कह रहे हैं आप हर मोर्चे पर असफल रहे हैं। निजी व्यापारियों ने किसानों से औने पौने दाम में उनकी उपज खरीद ली, अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा है, कोरोना ही नहीं अन्य तरह का इलाज जो है उसका भी संकट है। तो ये जो सारी तरह की चीज़ें हैं, इसको आप कैसे कहेंगे और मंत्रिमंडल विस्तार को क्या लगता है होने वाला है? देखिए रिजवान जी, मैं तीनों बातें करूं। एक तो पहली बात ये कि जो लोग इस कोरोना काल के संकट में केवल कार्यालयों में बैठकर ट्विटर, व्हाट्सएप, फेसबुक और मीडिया के माध्यम से बात कर रहे थे, उन्हें ग्राउंड रियलिटी का कोई पता नहीं। यदि ग्राउंड रियलिटी अच्छी नहीं होती तो 59 लाख टन गेहूं का उपार्जन पिछले वर्ष कमलनाथ और कांग्रेस की सरकार ने किया था, जो बढ़कर 2.5 गुने से अधिक नहीं होता। वो हमारे प्रयास थे, किसान का हम पर विश्वास था, इसलिए वो हुआ। दूसरी बात मैं आप बताऊं मैं आपको प्रबंधन के बारे में कि जिस दिन माननीय शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब लॉकडाउन प्रारंभ हो चुका था। उसके बावजूद भी आप परिस्थितियां देखें कि उस दिन तक मध्य प्रदेश में 0 पीपीई किट बनती थी, एक भी कोविड का टेस्ट होने की सुविधा मध्य प्रदेश में उपलब्ध नहीं थी। हम आज कोविड की किट तो बना ही रहे हैं, पीपीई किट, उसके बाद हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में है जिसकी अनुमति केंद्र सरकार से मिल चुकी है। दूसरी स्थिति कि जिस राज्य में 0 कोविड टेस्ट की सुविधा आप हमें देकर गए थे, हमने सिर्फ 100 दिन में उसे 9000 प्रतिदिन तक पहुंचा दिया है। आज 9000 टेस्ट करने की क्षमता मध्य प्रदेश के पास है। आपने
जो संबल योजना बंद कर दी थी, जो गरीब का संबल थी कि उसके अंत्येष्टि के पैसे, उसके 13वीं करने के पैसे वो आप नहीं दे रहे थे, उसकी मौत पर मिलने वाले 4 लाख आप देने तैयार नहीं थे। वो संबल योजना माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही प्रारंभ की और उससे 2600 करोड़ लोगों से 2600 करोड़ रुपए का लाभ इस मध्य प्रदेश की जनता को मिला है, उसके छोटे गांव गरीब और मजदूर किसान को मिला है। और इसी के कारण हम आर्थिक क्षेत्र में उतने नहीं पिछड़े। जो लोग आज बातें कर रहे हैं, ये वे लोग हैं जो ये कहकर सरकार में आए थे कि हम 10 दिन में कर्जा माफ कर देंगे, और अब हमसे ये कह रहे हैं कि आप कर्जा माफ करिए 1.5 साल बाद। ये वो लोग हैं जो बेरोजगारों को 4000 रुपए महीने का भत्ता देने के लिए कहकर सरकार में आए थे, और आज तक एक बेरोजगार ये बता नहीं सकते कि इन्होंने दिया हो। तीसरी बात, महिलाओं से झूठ, युवाओं से झूठ, किसानों से झूठ, गांव से झूठ, गरीब से झूठ। गौशाला कहीं बनी नहीं, पशुधन हमारा आज भी सड़क पर है। आप ये कहकर सरकार में आए थे कि 23,500 गौशालाएं बनाएंगे प्रत्येक ग्राम पंचायत में, परंतु इनका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। ये सुविधा भोगी लोग थे और ना ही मध्य प्रदेश की जनता को उम्मीद थी इनसे और ना हमें उम्मीद थी। परंतु अब जो मध्य प्रदेश है, इन 100 वर्षों में, 100 दिनों में उसने जो यात्रा की है, वो यात्रा विकास की है, वो यात्रा आत्मविश्वास की है, वो किसानों के उत्थान की है, वो गांव गरीब मजदूर और जो हमारा छोटा व्यापारी है उसके कल्याण की है। उसमें आत्मविश्वास का भाव जगा है। गोपाल, सुखेंद्र सिंह बन्ना, गांव, किसान, आत्मविश्वास, ऐसी बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं और उनका नीयत साफ थी, उन्होंने प्रयास किए, उपार्जन बहुत अधिक हुआ। आपके समय नहीं था, उन पर विश्वास था, इसलिए उपार्जन बहुत अधिक हुआ। किसानों का अनाज बहुत बड़े पैमाने पर ख़रीदा गया और उनका कहना है कि लॉकडाउन लग चुका था, लेकिन ब्रजगोपाल लॉकडाउन नहीं था, उसके बाद लॉकडाउन लगा है। आपकी शपथ हो जाने के बाद लॉकडाउन लगा है, उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद। चलिए मैं उसको करेक्ट कर देता हूँ। और सुखेंद्र सिंह बन्ना, आपने जितने तरह के वादे किए थे आपने पूरा नहीं किया, किसान कर्ज का वादा पूरा नहीं किया और आप ही आंदोलन कर रहे हैं। साहब, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि कमलनाथ जी की सरकार सिर्फ 15 महीने चली है। रही बात किसान कर्ज माफी की, कोई बात छुपी नहीं है, वो रिकॉर्ड निकलवा लें कि जो था ये बात सही है कि अगर उन्होंने 10 दिन में कहा था, 10 दिन में ना हो 15 महीने में सरकार लाखों रुपए हर किसानों के कर्ज माफ हुए हैं, रिटर्न है। कोई मेरे बात बताने की जरूरत नहीं है, की बात नहीं है। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 15 साल उनकी सरकार रही और गाय के नाम पर, मंदिर के नाम पर सरकार बनाई, गौशाले बनाई थी। कम से कम कमलनाथ जी ने अगर गौशाले का वादा किया है तो मुझे मालूम है कि 15 महीने में एक जनपद पंचायत में कम से कम गौशाले बनाए गए जो निर्माणरत है। आज भी शायद है तो उन्हें इस बात का ज्ञान नहीं हो। हम उनकी बात सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि फेसबुक, व्हाट्सएप, मीडिया से घरों में बैठ करके कोरोना काल में लोगों ने जानकारी रखी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि मैं पूर्व विधायक रहा, मैं खुद अपने क्षेत्र में रोड पर रहा, लोगों को खाना खिलाए, खातों में भेजे। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि शिवराज सिंह चौहान ने ये कहा कि खातों में मैं 1,000 रुपए भेजूंगा, क्या वो भेज पाए? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, आप तो कहीं बुलाएंगे, लेकिन जब मजदूरों की बात आई तो मजदूरों को बुलाने के लिए तैयार नहीं थे। सोनिया गांधी जी ने जब रेल के भाड़ा की बात करी और जब प्रियंका गांधी जी ने बस की बात की, तब दबाव में आकर के थोड़े बहुत उन्होंने किए हैं, हम इस बात को मानते हैं। बशर्ते जिस तरीके से मजदूरों के दिनों में, मैं समझता हूँ कि भारत के में 1947 के पहले जितने अंग्रेजों ने प्रताड़ित नहीं किया था भारत की जनता को, उससे ज्यादा इस कोरोना संकट में भारत की जनता ने भोगा है। इसकी देन माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब है मध्य प्रदेश में और देश में। मैं ये भी पूछना चाहता हूँ कि देश में कोरोना आया, गुजरात के लोग विदेशों में रहते हैं, उनको पहले क्यों बुलाए? जहाजों से लोगों को क्यों लाए? वो भी कोरोना को लाए, सरकार उन्होंने गिराई मध्य प्रदेश की सरकार। जब जिस दिन गिर रही थी और खरीद रहे थे, खरीद फरोख्त करके विधायक खरीद करके बना रहे थे, तब उन्होंने कहा कि यह कोरोना नहीं कोरोना है।
और जब कोरोना नहीं कोरोना, जब सरकार और कुर्सी पर बैठे तो बोलने लगे वही शिवराज सिंह के जान प्यारी है। दोनों बातें कैसे होती हैं? तो ये कोरोना लाने की जिम्मेदारी, और जब 300 कोरोना था तो पूरे देश में लॉकडाउन लगाया गया पूरी तरह से। और फिर जब लॉकडाउन लगा था कितने मजदूर पैदल क्यों चले, मैं पूछना चाहता हूँ। और जब आज 4 लाख कोरोना के पेशेंट हो गए तो लॉकडाउन खोल दिया गया। हर जगह जो है तो स्थितियां खराब हो गई है। सबसे ज्यादा गुजरात में स्थिति खराब है, उसके बाद मध्य प्रदेश में स्थिति खराब है, लेकिन उसको बताया नहीं जाता है। रिपोर्टें भेजी जा रही हैं, ये मेरा आरोप है और मैं ये आपको बताना चाहता हूँ। और रही बात चाइना की, चाइना में क्या हो रहा है, आज प्रधानमंत्री जी ने जो भी बोला तो चाइना में 20 के बारे में नहीं बोला, और जो चाइना घुस आया है उसके बारे में उन्होंने बात नहीं की। एक बार बोलते हैं चाइना में कोई घुसा नहीं, चाइना का कोई व्यक्ति मेरे बारे में नहीं आया, और फिर बोलते हैं कि चाइना में कोई नहीं आया, फिर वही कि हमारे यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सब स्थितियां हैं, ये पूरी तरह से फेल हैं, और अपनी बात छुपाने के लिए आज प्रधानमंत्री जी ने न चाइना पर बात किया और न ही किसी जो सार्थक मुद्दे थे कोरोना के पर सिर्फ चना बिहार चुनाव की उन्होंने बात किया, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ब्रिज गोपाल लोहिया, बहुत संक्षिप्त में इन्हीं बातों पर जो उन्होंने कहा है उस पर आप कुछ कहना चाहें तो कहिएगा, इससे नई बात मत कीजिएगा, आप समय समाप्त हो गया। मैं कोई नई बात नहीं करूंगा रिजवान जी, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि मैंने उनकी बात बिल्कुल नहीं सुनी, परंतु क्योंकि वहां आवाज नहीं आ रही थी। परंतु मैं एक दूसरी बात कहता हूं, उनके पास रटे रटाए उत्तर है, रटे रटाए जवाब हैं, उनके पास कहने को कुछ भी नहीं है। जो लोग 5,000 करोड़ रुपए एक वर्ष में किसान को दे पा रहे थे, हमने 100 दिनों में 38,500 करोड़ रुपए इस मध्य प्रदेश की किसान और मजदूर तक पहुंचाने का काम किया है। इसलिए और आने वाले जो चुनाव हैं उसमें कांग्रेस को फिर आईना जनता दिखाने वाली है कि आप जिस छल से बने थे, आप छल पूर्वक आपने जनता का मत लिया था, वो मत से देने वाली आने वाले जो मैं आपको बता दे क्या कहा, मैं आपको बहुत संक्षिप्त में बता देता हूं। एक तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने चाइना के बारे में कुछ नहीं कहा आज। दूसरा, उन्होंने ये कहा कि जब 300 लोग कोरोना से संक्रमित थे तब आपने लॉकडाउन लगाया, और वो ये भी कह रहे थे कि विदेशों से जिन लोगों को आपने बुलाया उनकी वजह से ही कोरोना फैला, उसकी भी जिम्मेदारी है। और उन्होंने ये भी कहा कि सोनिया गांधी ने जब किराया देने का ऐलान किया, प्रियंका गांधी ने बस का ऐलान किया, उसके बाद आप सक्रिय हुए। माननीय सुखेंद्र जी को मालूम नहीं होगा कि जो बसें आपने भेजी थी वो फिटनेस नहीं थी, कोई बसों के नंबर स्कूटर ऑटो के भेज दिए, वो विषय में हम नहीं पढ़ना चाहते क्योंकि वो मध्य प्रदेश का भी नहीं था। परंतु मैं आपको इतना बताना जरूर चाहता हूं सुखेंद्र जी कि आपकी पार्टी सिर्फ बातें करती है, काम नहीं करती है, और उसी का परिणाम है कि जो दुर्दशा आज कांग्रेस की है। आप ये राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, ये गैर जिम्मेवार विपक्ष क्या चाहते थे आप माननीय प्रधानमंत्री जी से? माननीय प्रधानमंत्री जी राष्ट्र के नाम संबोधन में चीन की चर्चा क्यों करेंगे? ये बड़े कूटनीतिक विषय हैं, और क्षमा हम आपसे ये चाहते हैं कि कृपया देश और देश की सेना के साथ खड़े रहिए। जो आप इस समय कर रहे हैं उससे हमारी आलोचना तो दूसरी है, आपके साथ विपक्ष में भी कोई नेता आपके साथ नहीं खड़ा है, और जनता इस सब चीजों को देख रही है, और उसका जो आक्रोश है वो आपको चुनावों में फिर दिखाई देगा, क्योंकि जनता सब जानती है। ये बड़े कूटनीतिक विषय हैं, इन विषयों को आप इस तरह सुनना चाहते मैं आपको ब्रिज गोपाल अंतिम प्रतिक्रिया, राय सिरोटिया आपसे अंतिम प्रतिक्रिया चाहूंगा इन दोनों बातों पर। इस विषय में देखिए, प्रधानमंत्री ने चीन के बारे में नहीं बोला है, तो क्या हमारे कांग्रेस के साथी बताएंगे कि अभी तक चीन के राष्ट्रपति ने क्या बोला है? ये मामले जो है, ये रणनीतिक और कूटनीतिक मामले होते हैं, इनमें कोई पब्लिक राय ओपिनियन थोड़ी होती कि क्या चीन पे हमला कर दें, कोई चैनलों के माध्यम से बात करें, क्या बोलेंगे बोलो ये हमला कर देंगे। ये सारी चीजें स्थिति परिस्थितियों के हिसाब से होती है, और इस मामले में जब तक अब सैन्य स्तर पर जो भी कार्रवाई चल रही, बातचीत चल रही है कोर कमांडर के स्तर पर, और धीरे धीरे उसी तरह से बात होती रहेगी। और ये टेक्निकल इश्यूज है, और बाकी में इसमें देश के साथ हम सबको खड़े होना होगा। आप देश के साथ खड़े नहीं होंगे और राहुल गांधी जैसे बयानबाजी करेंगे तो देश की जनता आपको इस तरफ खोलने में हंसी में दिखा देगी। कांग्रेस के नेता खुद, मिलिंद देवड़ा जैसे नेता, आगे शरद पवार जैसे नेता है, मायावती जैसी नेता, मायावती ने इतनी बड़ी चीज दिखाई है। मायावती जो है, मायावती का कोई क्रम
नहीं है भारत की राजनीति में, वो भी सब देश की ना जाने क्यों समझते क्या राहुल गांधी की कि वो कांग्रेस के नेता है और उनके पीछे बैठे हुए उनकी सलाहकार मंडली पूरी वामपंथी की टोली है, तो वो चीन के खिलाफ कैसे बोलेंगे? वो तो ऐसे करेंगे जिससे चीन को फायदा हो। तो राहुल गांधी उनके ट्रैप में फंस रहे हैं। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ, ये जेएनयू के चक्कर में जो है ये राहुल गांधी जेएनयू से दूर होते जा रहे हैं, और यही इनकी सबसे बड़ी समस्या है देश की। जब से उनका हाथ डिस्कनेक्ट होता है, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि अब देश भारत में ही राजनीति करेंगे, वो चाइना में राजनीति करने तो नहीं जा रहे ना वो। आप तीनों मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बस सवाल यही है कि इन 100 दिनों में कोई कहता है कि उसने बहुत बड़े बड़े काम किए हैं, संकट काल में उसने बड़े काम किए हैं, और कोई ये कहता है कि आपदा में जिस तरह से काम करना चाहिए वो नहीं किया। चीन के मामले में भी बहुत से सवाल हैं, कोरोना संक्रमण के मामले में भी बहुत से सवाल हैं, और मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो कांग्रेस इसे काला दिवस के तौर पर मना रही है। 100 दिन हो गए, और 100 दिन धीरे धीरे उन लॉकडाउन के भी हो रहे हैं। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अनलॉक 2 की तरफ हम बढ़ रहे हैं, अब हमें और जिम्मेदार होना पड़ेगा, और जिम्मेदारियों का एहसास सबको हो, सारे जिम्मेदार अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझें। ये एक वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है। हमारे इस कार्यक्रम में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। हम कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, तब तक मुझे दीजिए।